हम लेकर आए हैं नए साल में चाय पे चर्चा नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, चाय पर चर्चा पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी जारौलिया। आज हम फिर चाय पर चर्चा पर लेकर आए हैं एक नए मेहमान को जिनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर श्रीमती संध्या दुबे, ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष। संध्या जी नमस्कार, चाय पर चर्चा पर आपका स्वागत है। कि आपने समाज की शुरुआत कैसे की? कोरोना काल से पहले जब हमने देखा कि समाज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें लोगों की मदद करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमने देखा कि क्यों ना इस सेवा को इस रूप में लिया जाए जिससे लोगों को समाज में मदद भी मिले, साथ ही साथ उस सेवा भाव से हम काम कर सकें जिससे लोगों को आगे चल के उन चीज़ों का फायदा भी मिल सके। कुछ लोगों को हमने देखा कि सेवा के रूप में ऐसा कार्य करते चले आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ फायदा नहीं दिला पाए। समाज वर्ग की जो व्यक्ति है उनसे कुछ उम्मीद भी रहती है लोगों को, तो ये उम्मीद को पूरा करना हमारा पहला फर्ज बनता है, इसी को सही समाज सेवा मानी जाती है। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को देख के उम्मीद मिलती है और उम्मीद से ही हमें समाज सेवा में जाने का वो मिलता, तो आपने ऐसे किसकी प्रेरणा से आप इस फील्ड में आए? समाज सेवा का सबसे बड़ा जो मेरा माध्यम रहा है मेरी सागर की अपनी मीना ताई जी रही हैं जी, जो एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, और मैंने जब उनका मार्गदर्शन देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी तरह का कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि लोगों से आप जुड़ सके और लोगों के साथ आप उनके साथ उनकी लाइफ के बारे में भी जान सके। और समाज एक ऐसा वर्ग होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं ना तो उनकी आत्मीय संबंध उनके साथ स्थापित हो जाते हैं। तो समाज की जो आत्मीय संबंध है उनको किसी चीज़ से तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने इसलिए समाज सेवा को पहला मकसद मान के और मीना ताई की तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप एक स्कूल संचालिका भी हैं, तो आप इसमें आप कैसा योगदान देती हैं अपने स्कूल में? स्कूल संचालन करते हुए मुझे 2011 से मैंने स्कूल का संचालन शुरू करा था। शिक्षा मेरा पहला मकसद है। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को, समाज को और खुद को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से मैंने जब ये स्कूल शुरू किया तो मैंने उन छोटे बच्चों से शुरुआत करी जो नींव होते हैं, यहाँ कहना चाहिए हमारे रोपित होने वाले जैसे पौधे होते हैं छोटे, उन पौधों की तरह हम उसमें उन बच्चों के अंदर जो चीज़ ही डालना चाह रही है, सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल सहज भाव से उनके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को फुलवारी की तरह अपने स्कूल में उनको रखा और आज मेरी जो फुलवारी है बहुत विकसित हो चुकी है और कई बच्चे तो इतने अच्छे अच्छे मुकामों पे पहुंच गए हैं, यानी पद होते वहाँ पे पहुँचने की तैयारी में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज के लिए सबसे अच्छा लाभ होता है। तो इसमें आपकी फैमिली का कैसा क्या सपोर्ट रहता है? मेरी फैमिली का ये सपोर्ट रहा कि मेरे परिवार में ज़्यादातर सभी लोग शिक्षित हैं जी, और जैसे कि मेरे हस्बैंड या पति जो कहते हैं उनको उनका भी आर्मी से रहा है कनेक्शन, तो वो देश सेवा के लिए समर्पित रहे, तो उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरे बच्चे और मेरे परिवार के अन्य सदस्य उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया और इसके कारण मैं आज समाज के इस काम को आगे निरंतर कर पा रही। तो समाज सेवा आप किस किस प्रकार की समाज सेवा करती हैं? समाज सेवा तो आप पूरे मध्य प्रदेश पूरा आगे तक पहुंच गई है, जी, राष्ट्रीय लेवल तक अब मैं काम करने पहुंच गई हूँ। लेकिन ये है कि समाज बहुत छोटा वर्ग नहीं होता, समाज का जो रूप होता है बहुत विशाल होता है ना। उस विशाल का रूप आप जितना करोगे उसका विस्तार उतना ही और बढ़ता जाएगा। इसलिए समाज सीमित तो नहीं होता है, तो समाज को आगे बढ़ाते हुए आगे करते रहना चाहिए काम, तो आपका जीवन भी कम बढ़ जाएगा उसके लिए। जी, तो इसमें आपने कहा कि आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, तो आप अपनी फैमिली को और बच्चों को कैसे टाइम दे पाते हैं इस टाइम? जैसे कि समाज के काम करने के लिए मैंने अपने लिमिटेड में जो सप्ताह के दिन होते हैं उसके अंदर कम से कम 2 दिन मैंने समाज के लिए समर्पित कर रखे हैं। 6 दिन मेरा परिवार मेरे साथ रहता है, लेकिन लगभग 2 दिन में पूरे समय समाज के लिए देती हूँ। हर इवेंट का उसमें कार्यक्रम में ध्यान रखती हूँ, परिवार बच्चों को क्या लेना है क्या लेना है वो सब पूरा रखती हूँ ध्यान। उसके बाद समाज के लिए भी समय मुझे पूरा सपोर्ट मेरे परिवार से मिलता है, बच्चों से मिलता है, किसी तरह की कोई कठिनाई मेरे सामने नहीं है। तो आपको कितने साल हो गए हैं समाज सेवा करते हो? कितने साल हो गए? समाज सेवा का अगर मैं अपना सही से विचार करके बताती हूँ, मेरे को लगभग 20 साल होने को आए हैं जी, क्योंकि मैं जब अपनी पढ़ाई की स्थिति में थी जी, 9th क्लास में मैंने जल्दी से अपने सेवा का भाव शुरू कर दिया था। और सौभाग्य की बात ये है कि हमारे परिवार से भी, ससुराल पक्ष से भी हमको ये सपोर्ट मिला और उस कार्य को आज मैं निरंतर करती हुई इतना विशाल रूप तक अपने आप को ले जा पाई हूँ। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बताया कि आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, तो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष का पद आपको कब कैसे
ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष पद मुझे सबसे पहले जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, अध्यक्ष के रूप में। तो जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी जाती है तो इसमें आपको क्या कैसा करना पड़ता है? जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी में आपको सबसे पहले तो अपनी खुद की एक टीम बनानी होती जी। है। उस टीम के बाद फिर जितने भी अपने तहसील या ब्लॉक होते हैं वहाँ पे भी एक टीम का निर्धारण करना पड़ता है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को जोड़ना होता है। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे जिले की एक टीम तैयार होती है और पूरा जिला कवर करने के बाद फिर आप संभाग और उसके बाद प्रदेश। फिर उसके बाद आपको अध्यक्ष पद मिला। उसके बाद मुझे अध्यक्ष पद से जब उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस कार्य को, तो फिर उन्होंने मुझे संभाग की जिम्मेदारी दी। जब मैंने संभाग को बहुत अच्छे से कवर किया तो उनको लगा कि ये आगे भी कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे प्रदेश में शिफ्ट किया। तो आज मैं प्रदेश लेवल का भी काम संभाल रही हूँ और अब मुझे राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचा दिया है। तो ये उन सबका प्यार है। जैसे कि मैंने कई बार सुना है लोगों से कि आप स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं, तो इनमें आप कितनी महिलाओं को जोड़ चुकी हैं? और क्या मतलब स्वयं सहायता जो समूह है वो कैसे बनाया आपने? देखिए, जब हम देखें कि सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को सीधे मिलना तो संभव नहीं है जी। तो मैंने फिर स्व सहायता समूह का जो सहयोग है वो लिया। निगम में जाके मैंने टीम के बारे में जानकारी हासिल की, फिर मैंने अपनी टीम को बनाना शुरू किया। आज मेरे पास लगभग 200-250 महिलाएं जो वर्ग में अपने साथ जुड़ गई हैं और उनके कार्य को मैं आगे बढ़ाने के लिए और निरंतर प्रयास लगातार कर रही हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म जैसे मामले आ रहे हैं, तो आपको आप समाज के लिए आपके क्या संदेश? मेरा तो ये समाज के लिए ये संदेश है कि हम किसी भी समाज में रहते तो उसमें घटित होने वाली हर घटना जी उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हमारे किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ कभी भी कोई गलत हो रहा जी। तो उसको चुपचाप सहन नहीं करना जी। चाहिए, बल्कि उसके विरोध में हमें हमेशा आगे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब आज हम किसी और परिवार के लिए ये बात करते हैं तो कभी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो बाकी सदस्य भी हमारे परिवार के लिए मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। हमें अपने परिवार की तरह ही समाज को देखते हुए काम करना। सुना है कि आपने मतलब पर्यावरण के उसमें भी कई वृक्ष लगाए हैं, तो आपने अभी तक कितने वृक्ष लगा दिए? वृक्ष तो 200 से ज़्यादा हो गए होंगे, 250 के करीब वृक्ष लगे हैं। कई वृक्ष तो हमारे मतलब बहुत विशाल रूप भी धारण कर चुके हैं और अभी भी हमारा निरंतर हर वर्ष मिनिमम 51 वृक्ष तो लगाने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है जी। और वो बरसात के दौरान हम सब लगवाते हैं। जो अब वृक्ष लगवाए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने अभी योजना चालू की थी कि एक पेड़ माँ के नाम, तो पेड़ पौधे लग तो जाते हैं, लगने के बाद लोग उसका ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष को लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि वृक्ष एक हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे बच्चे को पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका पालन पोषण भी हमारी पहली जिम्मेदारी। इस तरह वृक्ष को भी हम जब लगाते तो उसका भी ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने उसको सुरक्षा दी तो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, वरना उसको भी कोई भी जानवर खा लेगा या कोई पेड़ पौधा उखाड़ के फेंक देते कई लोग। तो इस तरह से वृक्ष लगाने का कोई फायदा नहीं निकलता। हमारी कोशिश ये है कि हमको वृक्ष लगाना है और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। जैसा कि आपने कहा कि आपको जो प्रेरणा मिली है वो मीना ताई के जरिए मिली है, तो मीना ताई से आपकी कब कैसे मुलाकात हुई? मीना ताई से को तो मैं ज़्यादा पहले जानती नहीं थी, लेकिन उनके जो रिलेशन में थे जी। तो अनिल पिंपलापुरी जी, उनके माध्यम से मुझे उनका जानकारी मिली और मैंने जब उनका मार्गदर्शन और देखा उनका काम, तो मुझे लगा कि समाज सेवा का असली भाव अगर देखना है तो उनके अंदर है। मैंने देखा तो मैंने ही उसकी प्रेरणा से ही अपने आप को उसी तरह बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। जैसा कि आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह के अंदर आपके पास 200 महिलाएं, तो इन 200 महिलाओं को आपने कैसे एकत्रित किया? देखिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले का जो काम रहता है वो रहता है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना। जब किसी काम को आप करना शुरू करते हैं तो जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो अगर वो विश्वास नहीं है उनके अंदर तो वो आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो पहले तो उनके अंदर एक विश्वास जगाना होगा कि मैं आपके काम को करने के लिए आपका सहायता करूँगी, आपके साथ रहूँगी और जो भी हमसे मदद हो सकेगी उसको आगे करने में मैं आपके हमेशा साथ दूँगी। तो लोग महिलाएं भी विश्वास में ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और मैं उनके लिए कभी कभी रोजगार की व्यवस्था भी करती रहती हूँ, यथासंभव जितना मुझसे हो पाता है। तो ये जो स्वयं सहायता जो समूह है, तो इसमें किस किस चीज़ों को लेके मतलब महिलाएं इकट्ठी हैं, क्या बनाती हैं, क्या किया जाता है? पैसे के सोर्स तो देखा जाए तो बहुत कम नहीं होते, ज़्यादा नहीं अपन को मिल पाते, क्योंकि संगठन में ही जो हमारा पैसा होता है अभी हम उसी से कार्य शुरू कर पाते हैं। और महिलाओं से अभी उनको जो अच्छा लगता है बनाना, जैसे कि बड़ी पापड़, अचार,
ये सब चीज़ें और कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे महिलाओं को श्रृंगार की चीज़ें है ना, तो वो सब बनाती हैं महिलाएं। उनको मैं सेल के माध्यम से या कोई शॉप लगती है तो वहाँ पे उनको रख देती हूँ, तो वो उनका सेलिंग हो जाती है, तो उससे उनको बेनिफिट्स मिल जाती है। इस तरह की छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से मैं उनको काम करने के लिए। तो अभी जैसे कि अपना जो बुंदेलखंड है, तो यहाँ पे महिलाओं को तो ज़्यादा घर से निकलने नहीं देते, तो जो स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी होंगी तो उनको तो पहले तो बहुत दिक्कतें आई होंगी, तो फिर आपने उनको कैसे फेस किया वो परेशानियों को? देखिए, जब हम कोई भी काम शुरू करते तो वो कभी भी सरल तो होता नहीं है, और दूसरी चीज़ हम जो काम कर रहे हैं वो महिलाओं से रिलेटेड है, तो महिलाओं की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं घर के अंदर, और उनके बच्चे परिवार को सब भी देखना पड़ता है। तो जब हम किसी महिला के परिवार में जुड़ने के लिए या उनको आने के लिए प्रेरित करते तो पहले हम उनकी एक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के साथ फिर उनके पति या परिवार से जो सदस्य मिलते हैं उनसे भी हम जुड़ के बात करते हैं। उनको आगे आने के लिए क्या हम करने वाले हैं वो प्रेरणा देते हैं, उनको समझाते हैं। उसके बाद उनकी जो खुद की जिम्मेदारी है तो वो भी बढ़ जाती, तो वो भी अपनी तरीके से फिर परिवार को काम करने के लिए आगे प्रेरित कर पाते। तो मतलब आपके साथ अभी जो 200 महिलाएं हैं वो फुल आपके साथ? बिल्कुल आपके साथ। अब आगे आपकी योजना क्या है? देखिए, अभी समाज से मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है, और समाज से कनेक्ट होने के बाद हमें इस समाज को ऐसी जगह पे ले जाना जहाँ पे हमारा जो समाज है वो एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। इस विस्तृत रूप को हम सभी के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जिससे लोगों को लगे कि समाज सेवा सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। लोगों को समाज सेवा करने से कभी कभी लगता है कि इसमें क्या फायदा है, ये सबसे बड़ी समस्या बनती है कि लोग सोचते हैं इससे हमें क्या फायदा है। लेकिन समाज से जुड़ के जो कार्य करने में आपको प्यार, सहयोग, स्नेह और रिस्पेक्ट मिलती है वो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़ी देर के लिए जागृत होते हैं, उसके बाद वो अपने आप को डाउन ले जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब हो गया इतना काफ़ी। लेकिन समाज सेवा ये ऐसा विशाल रूप है जिसको आप जितना करने की कोशिश करोगे वो उतना ही और बढ़ता जाएगा। मैंने कई इवेंट में आपको देखा कि जैसे कि आप पहुँचती हैं तो सब लोग बोलते संध्या दीदी आ गई, तो मैंने ये देखा वहाँ पे कि आप लोगों की चहेती बनी, तो आप क्या मतलब राजनीति में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बोल तो दिया है राजनीति का, लेकिन अगर मैं देखूं तो पहले मैं समाज को ही पूरा समझना चाहती हूँ। राजनीति की तरफ अभी उतना मेरा रुझान नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में अगर कभी ऐसा लगा कि समाज को आगे लाने के लिए मुझे इसमें जाना जरूरी है तो उसके बारे में विचार जरूर करूँगी। फिलहाल तो मेरा समाज की तरफ ही पूरा रुझ है। तो और आप क्या क्या करना चाहती हैं अपने समाज के लिए? मैं समाज के लिए तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी लड़कियों को जागृत करना चाहती हूँ। जो बच्चियाँ मेरी हैं, लड़कियाँ आज यंग हैं, उनको मैं सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हूँ। यानी सेल्फ डिफेंस ऐसा कि बच्ची खुद के ही दम पे अपने आप को बचाव भी कर सके, उसके साथ कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो वो अन्य बच्चियों की भी मदद कर सके। दूसरी, उनके अंदर वो विचार डालना चाहती हूँ, युवा पीढ़ी खासतौर पे जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों होते हैं, कि वो कभी ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। उनके अंदर एक विश्वास रहे कि हमारे पीछे संध्या मैडम खड़ी है। तो ये मैं उन बच्चों के अंदर डालना चाहती हूँ कि जब भी आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपको भरोसा रहे कि आपके घर वाले साथ ना हो, लेकिन अगर मैडम है हमारे साथ तो हम किसी भी कार्य को आराम से कर पाएंगे। और डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डरने से कुछ प्राप्त नहीं होता। हमेशा अपने अंदर एक जोत जला के रखना चाहिए, जीवन में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही हो। जब अगर आप सही होते हो ना तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपको नीचे करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है ये सच्चाई की राह पे चल रही। और सच बहुत तेज होता है, सच का बहुत तेज होता है, उसको बुझाना या रोक पाना किसी की बस की बात नहीं। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ तो उसमें भगवान के प्रति आपकी लगन जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई श्रेष्ठ नहीं है। और हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य शुरू करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम कभी कभी धार्मिक आयोजनों को भी आनंद लेते हैं। और इसी श्रृंखला में भी हम फरवरी में कुछ कार्यक्रम भी करवाने वाले हैं, जिसमें हमारी चौथी वर्ष की ये हमारी कथा शुरू होगी। आप सबको सादर आमंत्रित करूँगी, आएंगे आप लोग भी। और मैं उन सब युवा पीढ़ी को भी वहाँ आमंत्रित करूँगी जो आज हमारे साथ नए लोग हैं, और उनके साथ में आप सबको भी मिलाऊंगी, परिचय करवाऊंगी। जैसे कि आपने कहा कि आप एक स्कूल संचालिका हैं, तो स्कूल संचालिका है तो मतलब आपके स्कूल में लड़का लड़की दोनों ही पढ़ते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बच्चियों को सिर्फ ये सिखाती हूँ या बोलना भी चाहती हूँ कि देखिए, जब आप हम पढ़ना का एजुकेशन वाली लाइन में रहते हैं
उस समय हमारा पहला उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के अलावा हम किसी बात को ना ध्यान दें ना काम करें तो शायद हमारी एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर हमने किसी मार्ग को और चुन लिया समय से पहले तो हमारा मार्गदर्शन गड़बड़ होने की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता प्राप्त नहीं। अभी युवा पीढ़ी बहुत भटक रही है, तो इस पर आप युवा पीढ़ी को क्या समझना चाहेंगे? युवा पीढ़ी का भटकने का सबसे मेन कारण है उनका फोन, है ना। तो कोशिश ये करें कि हमारे पास जो फ़ोन उपलब्ध कराया गया या फ़ोन हमें प्राप्त हुआ है तो उसका उपयोग सही चीज़ों के लिए करें। फ़ोन से कई चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं, जी बिल्कुल, बहुत कुछ है इसमें फ़ोन में। तो क्यों ना हम उस माध्यम को अपने एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए उसको यूज़ करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे बीच में कभी कोई कंडीशन ऐसी नहीं आएगी कि आपको भटकने की राह पकड़ना पड़े। वही लोग भटकते हैं राह को जो अपनी जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं कर पाते, वही मार्ग को भटकते हैं। क्योंकि आज युवा पीढ़ी ये सोचती है कि मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज धरातल पे अगर आप जो करते हो वो ही सक्सेसफुल वाला है। मोबाइल तो थोड़ी देर के लिए है, मोबाइल में सक्सेसफुल आप कभी नहीं हो सकते उसको लेके अगर आप चलते हो। तो हमारा कहना यही है कि अगर मोबाइल को ना मार्ग करके अपने माता पिता और अपने बड़ों के साथ मार्गदर्शन में काम करें जरूर आप सफलता प्राप्त करें। तो आपने जैसा कि कहा कि अभी जनवरी में आपके यहाँ सत्संग हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, तो आप इसमें युवा पीढ़ी को भी आमंत्रण दे रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को जो आप आमंत्रण दे रही हैं तो उस पर आप युवा पीढ़ी को आमंत्रित करने का पहला मकसद मेरा ये है कि पहले तो वो युवा पीढ़ी जो रहेगी वो अपने आप को ही पहचान सके कि मैं युवा बस नहीं हूँ, मैं इस धार्मिक आयोजनों में और इन सभी इवेंटों में अगर आते हैं जाते हैं तो वो जो उनका मार्ग प्रशस्त होता है वो अन्य जगहों पे नहीं हो सकता। धार्मिक अनुष्ठानों में उनको वो चीज़ें सुनने को मिलती है जो उन्होंने कभी सुनी नहीं है ना। और बुक में हमने कई बार ये चीज़ें पढ़ी भी नहीं, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम रहे हैं वो जो पाठ्यक्रम हमने पढ़े हैं वो पाठ्यक्रम और आज जो पढ़े जा रहे पाठ्यक्रम बहुत बदलाव आ चुका है पाठ्यक्रम में। तो कई बच्चों को तो आज अपने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो मार्ग भटकने की उसमें राह पे चले जाते हैं। आपने ये बात सही कही कि कई बच्चों को रामायण या जो महाभारत है इनका नॉलेज नहीं है। तो आप खुद एक संचालिका हैं स्कूल की, तो क्या आप सरकार से ये नहीं कहेंगे कि मतलब एक पार्ट बुक में ऐसा हो जिसमें रामायण और महाभारत का ज्ञान हो? हम लोगों के शिक्षा विधि में जो किताबें हम लोगों को आज प्रोवाइड आ रही हैं तो उसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया है तो उसके आज अध्याय चेंज किए गए हैं। अब जो नया सिलेबस आ रहा है बिल्कुल उस नए सिलेबस में उन किताबों में जो मुगल बादशाह इनकी कहानियों को अलग करके रानी लक्ष्मीबाई है ना, महाराणा प्रताप और ऐसे महान पुरुषों और अन्य गाथाओं को सम्मिलित करने का प्रयास हमने जो करा था वो हो गया है। अब कुछ दिन बाद हमारे बच्चों को वही पुस्तकें मिलेगी पढ़ने के लिए। और हमारी वैसे भी देख रहे हैं आप प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं, आप देख ही रहे होंगे आज हमारे समाज में काफ़ी लोग धार्मिक अनुष्ठानों पूजा पाठों में युवा पीढ़ी दिखाई दे रही है, उसका भी ये फर्क हमारे जीवन में पड़ेगा। समाज के प्रति आपके क्या संदेश? समाज के प्रति हमारा यही संदेश है कि समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर हमारा समाज एकजुट होकर रहता है तो किसी भी काम को आसानी से कर पाएगा, लेकिन अगर हमारा समाज बिखरा हुआ है तो कितना भी कोशिश कर ले हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा समाज से यही कहना है कि समाज में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन समाज के हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम से, स्नेह से और सद्भावना से कार्य करना चाहिए। और ऐसे कार्य करने से वो सफल होंगे ही होंगे, ये मेरा भी कहना है। और ये सही कुछ ये सभी का प्रयास होना चाहिए, मेरा अकेला नहीं। मैं तो समाज सेविका हूँ, मैं तो ये हमेशा ही कहूँगी कि समाज को एक होना चाहिए, पर एक जब हो जाएगा ना तो जरूरी हिंदू राष्ट्र हमारा देश बन जाएगा। तो ये थी हमारे साथ समाज सेविका ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष श्रीमती संध्या दुबे। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ चाय पे चर्चा पर। नमस्कार।